हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज और इनमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन, रिन्यूएबल लैंड, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज को पूरी तरह अच्छे से कवर करा दिए थे। आज से हम पढ़ेंगे नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज। तो देखते हैं नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज क्या है। तो ये रहा हमारा नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है वर्ड नॉन रिन्यूएबल, तो इसे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़े, रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज, यानी कि वाटर रिसोर्स को क्या किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, बट लैंड रिसोर्सेज को रिन्यू नहीं किया जा सकता, या फिर होते भी हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यू होने में। तो इस टॉपिक में दो सब टॉपिक है, लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज। तो एक एक करके दोनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले है लैंड रिसोर्स। ये क्या है, बेसिक रिसोर्स है हम सभी के लिए, क्योंकि लैंड रहेगा तभी हर चीज़ पॉसिबल है, एग्रीकल्चर, लिवलीहुड, हर एक चीज़, है ना। ये एक फाउंडेशन है पूरे इंटायर इकोलॉजिकल सिस्टम का, क्योंकि ये एक क्या कर रहा है, बेस प्रोवाइड कर रहा है सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या एनिमल्स के लिए, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एनिमल्स है वो फुल्ली डिपेंड है किस पे, लैंड पे। ओके, फिर है कि ये जो लैंड है इस पर बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रेशर है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये तो हम सभी जानते हैं। जो हमारा लैंड मास था 1901 में, ये इनहैबिट था ओनली 238 मिलियन पीपल, और अभी कितना है 1200 मिलियन पीपल, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है। ये डाटा बुक में दिया गया है, इसीलिए मैं बुक के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट क्या डाटा है ये आप प्लीज़ गूगल से देख लेना, पर बुक में जो लिखा हुआ है वो मैं बता रही हूँ कि 1901 में, यानी कि 1901 में पॉपुलेशन कितना था 238 मिलियन पीपल, और अभी कितना है 1200 मिलियन पीपल। तो ये क्या है, एक थ्रेट है लैंड रिसोर्स के लिए, है ना। फिर क्या हो रहा है, लैंड रिसोर्स का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। कैसे मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, लैंड की क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को डैमेज कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट आता है फिर सॉइल रिसोर्स। सॉइल क्या है, सॉइल जो होता है वो अपर मस्ट लेयर ऑफ द लैंड होता है। क्या होता है, अपर मस्ट लेयर ऑफ द लैंड, और ये बहुत ही प्रीशियस है सारे रिसोर्स के लिए, क्योंकि यही है, ये जो सॉइल रिसोर्स है यही सपोर्ट कर रहे हैं पूरे होल लाइफ सिस्टम को, है ना। तो ये सॉइल क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है हमें फूडर, है ना। और जितने भी वेजिटेशन है वो सब कैसे पॉसिबल है, इसी सॉइल रिसोर्स के वजह से। जब मैंने आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सॉइल का होना, है ना, या फिर आप लैंड बोल सकते हो, लैंड का होना, या फिर आप क्या कह सकते हो, सॉइल का होना, क्योंकि सॉइल क्या कर रहा है, प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, वेजिटेशन। ओके, तो ये क्या होते हैं, रीच होते हैं ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इस पर थ्रेट आएगा तो ऑफकोर्स इट थ्रेटन्स लाइफ एज वेल, है ना। ये जो सॉइल है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। आप सिर्फ इंडिया में ही देख लो तो ये क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है प्लेस टू प्लेस। बट जिस सॉइल में ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है वो फर्टाइल होता है। ओके, तो इस बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, यानी कि जो लैंड क्या होगा, फर्टाइल होगा, उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मैप दिया गया है आपके बुक में ही, तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कि सॉइल का क्या डिवीज़न है हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले देख लो कि रेड सॉइल कौन सा वाला एरिया है, ये जो एरिया रेड से डिनोट किया हुआ ये है हमारा रेड सॉइल का एरिया। तो ये मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट है, प्लेट्यू एरिया में, लोलैंड एरिया में, है ना। ये क्या हो गया, ईस्टर्न बिहार का पोर्शन हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे रेनफॉल क्या हो रहा है, बिटवीन है 100 to 300 सेंटीमीटर पर ईयर, उस जगह पे क्या हो रहा है, रेड सॉइल प्रेजेंट है। और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, एबव होता है 22 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। तो ऐसे एरिया में क्या प्रेजेंट है, हमारा रेड सॉइल। ये चीज़ आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लेना। फिर कहा जा रहा है कि ये जो सॉइल है ये सपोर्ट करता है रेन फॉरेस्ट को। रेन फॉरेस्ट क्या होता है, ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जब मैं पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने आपको बताए थे। तो ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं ये रेड सॉइल में पॉसिबल है, ओके। और फिर ये ग्रासलैंड को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे अच्छा कल्टीवेशन हो जाता है पोटैटोज़ का, बनानास, पाइनएप्पल्स एंड रबर।
तो ये सारे बुक में लिखा हुआ है, ये फैक्चुअल डाटा है, आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट लोमी एंड ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कौन सा वाला एरिया में है, देखो ये वाला जो एरिया है ये है ब्लैक सॉइल एरिया। अब यहाँ पे ब्लैक सॉइल क्यों, क्योंकि देखो ये जो प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है, डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू इग्नियस रॉक से बना हुआ है ना, तो वो क्या होता है, रीच होता है ब्लैक सॉइल में, ओके। तो ये जो एरिया होता है ये बहुत ही फर्टाइल है और सपोर्ट करता है मिक्स्ड ग्रासलैंड को, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट भी अच्छा खासा है, यहाँ पे शुगर केन का, ग्राउंड नट का, सोयाबीन का, कॉटन और राइस, ये सारे के प्रोडक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात किया जा रहा है डेजर्ट रीजन के सॉइल की, यानी कि ये कौन सा हो गया, राजस्थान वाला पोर्शन है ना, ये वाले जो एरिया दिए गए हैं ये हो गए हमारे डेजर्ट रीजन वाले सॉइल, ठीक है। ये मेनली कहाँ प्रेजेंट है, वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ना, तो ये वेस्ट इंडिया है, ये पता है ना डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट इंडिया, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। ये जो सॉइल होता है ये ऑर्गेनिक मैटर में बहुत ही लो होता है ना, इसका ऑर्गेनिक मैटर कम है। इसका मतलब क्या है कि ये लैंड जो है ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट अगर यहाँ पे प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करा दिया जाए तो इसे भी हम फर्टाइल बना सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि अगर हम राजस्थान के एरिया में यानी कि डेजर्ट रीजन वाले सॉइल में अगर प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करा दें, प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करा दें, तो उस रीजन को भी हम फर्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सॉइल के बारे में दिया गया है कि जो पार्ट फॉर्म कर रहे हैं इंडो गंगेटिक प्लेन, है ना, जहाँ से गंगा का प्लेन फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन कौन सा एरिया कवर कर लिया गया, तो यहाँ से हो गए बंगाल के रीजन, उड़ीसा के रीजन, आंध्रा के रीजन, कुछ आंध्रा के रीजन, फिर क्या है तमिलनाडु के रीजन, केरल के रीजन और कुछ गुजरात के पोर्शन। तो ये सारे सॉइल यहाँ प्रेजेंट है और बेसिकली इस सॉइल को क्या कहा जाता है, अलुवियल सॉइल। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन होते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होते हैं। और देखो ये कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ से रिवर फ्लो कर रहे हैं, जहाँ रिवर ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, अपने साथ ले जा रहे हैं, तो वो सारे रीजन हो गए, है ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कुछ डेल्टा फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी कुछ डेल्टा फॉर्मेशन होता है, यहाँ से भी जितने भी वेस्टर्न घाट से रिवर ओरिजिनेट होकर ईस्ट फ्लो करते हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, एलुवियल सॉइल एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये सारे सॉइल क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप को सपोर्ट करते हैं और हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो तो आप इसे लोमी टेक्सचर कह सकते हो, ड्राई इन कंपोजिशन कह सकते हो, और इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, है ना। क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी रिवर ओरिजिनेट होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होंगे, और जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आते जाएंगे वहाँ पे क्या होंगे, फाइनर पार्टिकल्स क्या होंगे वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे। तो ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे। फिर बुक में कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो सॉइल लो लाइंग वेटलैंड्स या मार्शल लैंड में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डेल्टा वाले रीजन में, ये सारे रीजन में ये क्या होते हैं, बहुत ही रिच होते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। और ये एरिया क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जो सॉइल माउंटेनस हिमालयन रीजन में फाउंड होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, ऐश ग्रे टू पेल येलो ब्राउन इन कलर, ठीक है। और यहाँ की जो फर्टिलिटी होती है बहुत ही लो होती है, और ये सपोर्ट करते हैं ओक के प्लांट को, कॉनिफेरस प्लांट जो पाइन के शेप में होते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये माउंटेनस एरिया में प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन है, और जितने भी प्लांट होंगे वो माउंटेन पे होंगे, यानी कि वो हाई हाइट पे होंगे, और यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादातर स्नो कवर्ड होते हैं। तो इसलिए ये प्लांट कॉनिकल शेप में होते हैं ताकि वो क्या कर सके, स्नो को रिमूव कर सके और वहाँ पे सर्वाइव कर सके, अडेप्ट हो सके, ओके। तो ये सारे थे कुछ पॉइंट्स, आपके बुक में ही ये सारे लिखे हुए हैं। फिर होता है प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक का वेदर्ड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है सॉइल के फॉर्मेशन में, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, बहुत ही स्लो, ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो रिजल्ट करते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ पैरेंट रॉक, ठीक है, यानी कि पैरेंट रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, टूटना, उसी को कहा जाता है वेदरिंग, ठीक है। और इसमें तीनों फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल फैक्टर भी,
केमिकल फैक्टर भी और बायोलॉजिकल फैक्टर भी, ये तीनों प्रोसेस मिलकर क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं पेरेंट रॉक को, और उसी डिसइंटीग्रेशन को वेदरिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस के बारे में जो मैंने बताया, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, इन तीनों के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहला फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या कहा जा रहा है कि जो मैकेनिकल फोर्स होते हैं जो किसी रॉक पे एक्ट करते हैं वो काउज करते हैं फिजिकल वेदरिंग को। यानी कि देखो क्या होता है, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होना, या तो वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे टेम्परेचर, या फिर क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ये काउज करता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रॉक सरफेस। तो ये क्या होते हैं, टेम्परेचर चेंज होते हैं, तो उससे क्या होंगे, जो रॉक सरफेस है वो या तो एक्सपांड कर जाएंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और इससे क्या होता है, ये रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। सपोज दैट क्या हुआ कि राजस्थान वाला एरिया ले लो, तो वहाँ पे दिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी, और रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक रॉक पे एक वक्त में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है और एक वक्त में बहुत कम टेम्परेचर लग रहा है। तो उससे क्या होता है, रॉक एक्सपांड कर जाते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो उससे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। ठीक है, उसमें क्रैक फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर वो क्रैक हो जाते हैं तो फिर उसे ईजिली वेदर्ड किया जा सकता है, ईजिली तोड़ा जा सकता है। और एक एग्जांपल ले सकते हो कि कोल्ड वेदर में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होते हैं किसी रॉक में, वो क्या होते हैं, फ्रोज हो जाते हैं, है ना, जम जाते हैं, और आइस का जो फॉर्मेशन होता है वो रिजल्ट कर देता है एक्सपांशन में, है ना, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपांड कर जाते हैं। ओके, तो ये जो फोर्स है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये ब्रेक कर देते हैं रॉक को। ठीक है, ये तुरंत नहीं होता, टाइम लगता है, लंबा समय, इसीलिए इसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में पढ़ा जाता है, नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्सेज, है ना, टॉपिक का नाम ही है। तो ये सब प्रोसेस एक दिन का नहीं होता, एक महीने का नहीं होता, लंबा लंबा समय लगता है। तो ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये क्या करते हैं, रॉक को एक्सपांड कर देते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और इससे क्या होता है, रॉक ब्रेक हो जाता है ना, और ब्रेक होके क्या होंगे, ये एक जगह से दूसरे जगह स्लोप के थ्रू चले जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि पहले क्या था, एक बड़ा सा लार्ज रॉक था, अब ये क्या हो गया, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, छोटे रॉक बन गए। तो ये क्या हो सकते हैं, इजिली इरोड हो सकते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू। जो एजेंट होते हैं, वेदरिंग एजेंट, ये क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाके इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। और फ्रिक्शन जो होते हैं, जब रॉक इरोड हो रहा होता है तो उसमें कुछ फ्रिक्शन होंगे, है ना, तो वो रॉक के फ्रिक्शन से क्या होता है, वो रॉक क्या होते हैं, वेदर्ड हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, इसे एब्रेशन ऑफ रॉक सरफेस भी कहा जाता है ना, जब वो रॉक एक दूसरे पे रगड़ रहे हो तो उसे क्या कहा जाएगा, एब्रेशन, ABRASION। ठीक, आप बुक में देखोगे तो आपको सब चीज़ लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद कहा जा रहा है विंध्यन हिल फॉरेस्ट, यानी कि ये अगर इंडिया वाला पोर्शन ले लो तो यहाँ पे क्या है, विंध्यन माउंटेन है, तो यहाँ पे जो विंध्यन का हिल फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्री प्रेजेंट है। तो ये क्या होते हैं, ट्री रूट पेनिट्रेट कर जाते हैं रॉक में, और फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से यहाँ पे रॉक टूट जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है बुक में। तो ये तरीका हो गया हमारा फिजिकल वेदरिंग का। इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो गया, फिर रूट का पेनिट्रेशन हो गया रॉक क्रीवासेस में, उसके थ्रू क्या हो गया, रॉक का डिसइंटीग्रेशन। फिर है हमारा केमिकल वेदरिंग। इससे सीधा मतलब पता चल रहा है कि केमिकल वेदरिंग मतलब क्या हो गया, केमिकल चेंज, है ना। जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपने लोअर क्लास में, तो उसमें केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़े थे। तो इसमें भी क्या फैक्टर होता है, केमिकल चेंज का। कैसे होता है, देखो, वाटर सबको पता है इंपॉर्टेंट एजेंट है केमिकल चेंज में, क्योंकि वाटर क्या होते हैं, वाटर एक रिएक्शन करते हैं रॉक मटेरियल्स के साथ। उसमें जो डिजॉल्व मटेरियल्स होते हैं प्रेजेंट टेम्परेचर में, वो क्या करते हैं, वो फेवर करते हैं केमिकल वेदरिंग में। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, है ना। तो इतना तो क्लियरली लिखा नहीं हुआ है, और इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए हर एक सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बट मैं एक ईजी वे में बताती हूँ कि केमिकल वेदरिंग क्या होता है। ठीक है, फिर आप बुक पढ़ लेना, आपको जो जो उसमें इंपॉर्टेंट लगेगा आप उसे अंडरलाइन कर लेना। मेरी बात सुनो, केमिकल वेदरिंग समझने के लिए मैं एक सबसे सॉलिड एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद जो बुक में लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। देखो, आयरन का, ऑक्सीजन का और वाटर का रिएक्शन क्या बना देता है, रस्ट। पता है कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, बट ये याद रखो कि आयरन का, ऑक्सीजन का और वाटर का एक सर्टेन मॉइस्चर पे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे
क्या हो जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, जंक, है ना, आसान भाषा में जंक लगना, ठीक है। तो ये जो रस्ट का फॉर्मेशन हुआ ये ईजिली इरोड हो सकता है, ईजिली टूट सकता है। आप अपने घर में ही देखना कि जिस चीज़ में रस्ट लगा हुआ है वो ईजिली ब्रेक हो जाता है ना। तो ये क्या हो गए, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हो गए केमिकल वेदरिंग के, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन में भी केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रॉक पे अगर उस तरीके का सेम प्रोसेस रिपीट हो तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से इजिली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। अब ये क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग से जो रॉक ब्रोक डाउन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये ट्रू सॉइल नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, ये तो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो वो तो बस रॉक को तोड़ दिए। अब सिर्फ रॉक का टूटना सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता, तो फिर करना क्या होगा, तो ये जो वेदर्ड मटेरियल होंगे ये और भी प्रोसेस आगे जाएगा। क्या होगा, इसमें कुछ फर्दर चेंजेस होंगे। जब अर्ली फॉर्मेशन होता है सॉइल का, उसमें ऑर्गेनिक मैटर हाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक मैटर को हाई करना है, क्योंकि फर्टाइल लैंड कैसे होंगे, जब ऑर्गेनिक मैटर उसमें अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो उस वक्त क्या होता है, याद करो इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला क्लास। तो इस केस में क्या होता है, जब रॉक डिसइंटीग्रेट हुआ था, छोटे छोटे पीस में बटा था, तो इसमें क्या होंगे, लाइकन्स प्रेजेंट होंगे, है ना, कुछ एल्गे ग्रो करेंगे, कुछ मॉसेस, छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं स्मॉल, वो ग्रो करेंगे और ये कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर में। कैसे, उसका होगा डेथ, उसका होगा डिके। तो डेड और डिके, सॉरी CAY, ठीक। तो ये जो डेड और डिके होंगे वो सारे प्लांट ये हेल्प करेंगे इन रीच करने में ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। और धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कॉलोनाइज कर लेंगे इन सॉइल में। जो सॉइल में अभी लाइकन प्रेजेंट है, मॉसेस प्रेजेंट है, धीरे धीरे वो क्या होंगे, डेड डिके होंगे। फिर क्या होंगे, उसमें कुछ फर्टिलिटी आएगी, ऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व होंगे, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ और प्लांट्स ग्रो करने लगेंगे। जो उसका वेस्ट था वो हमारे लिए क्या हुआ, फर्टिलिटी का काम किया, ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज किया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक डेब्रिस जो है वो ब्रेक डाउन हो गए स्मॉलर सिंपलर प्रोडक्ट में, और ये जो ब्रेक डाउन प्रोसेस था इसी को कहा जाता है डीकम्पोजिशन। ये हम सभी को पता है, जो ब्रेक डाउन होता है उसी को कहा जाता है डीकम्पोजिशन। और ये जो डीकम्पोजिशन है आगे आगे भी होता है। कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हेल्प करते हैं हमारे सॉइल फॉर्मेशन में। ये भी और एक्स्ट्रा जो जितने भी डेड डिके वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो ये ही आता है हमारे मिनरलाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तो ये सारे हो गए मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल प्रेजेंट हो गए। उसके बाद मिनरलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये जो इनकम्प्लीट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पे ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और ये ह्यूमस के फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है, ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस होता है एमॉर्फस, कोलाइडल और डार्क सब्सटेंस। ये जो ह्यूमस है ये कैसे मदद कर रहा है, ये है सोर्स ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इट गिव्स द सॉइल ए लूज टेक्सचर, यानी कि जो सॉइल का लूज टेक्सचर होता है वो ह्यूमस ही प्रोवाइड कराता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, ये ह्यूमस इम्प्रूव कर दिया सॉइल की फर्टिलिटी को। तो आई होप पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉइल फॉर्मेशन हुआ, पूरा प्रॉपर वेदरिंग हो गया। इसमें आप सब चीज़ को इंक्लूड कर लो, फिजिकल केमिकल सारे। वेदरिंग हो जाने के बाद क्या हुआ, वो रॉक डिसइंटीग्रेट हो गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। फिर उसमें क्या होंगे, लाइकेन, यानी कि याद है आपको प्राइमरी सक्सेशन, ये हुआ यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन हो जाने के बाद ये लाइकेन डाई, है ना, डेड डिके, डिके भी लिख दो DECAY, ठीक है। डेड डिके हो गए, यानी कि डेड डिके क्या हो गए, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हो गए। फिर डिकम्पोजिशन हो जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर इनरीच होने लगेगा, ऑर्गेनिक मैटर इनरीच होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ना, फिर क्या हो जाएगा, फिर ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस करता है सॉइल का टेक्सचर को लूज, छोटे छोटे एकदम फर्टाइल हो गए सॉइल। तो ह्यूमस क्या हो गए, पूरी तरह इंप्रूव कर दिए सॉइल की फर्टिलिटी को। तो इसी प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर से मैं अपने बात को रिपीट करूंगी कि ये जो प्रोसेस है ये एक दिन का, एक महीने का, एक साल का प्रोसेस नहीं है। ये लंबे समय, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ऐसे प्रोसेस को होने में। इसीलिए इसे हम नॉन रिन्यूएबल लैंड रिसोर्स में पढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।